नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मिजोरम से, जहां पर अभी एक और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर मिजोरम के सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ट्यूरिनी रिवर के ऊपर बनकर तैयार होगा आइजोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसकी कैपेसिटी 24 मेगावाट की बताई जा रही है, जो इसे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में ला देता है। 676.98 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगे और 80% फंडिंग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, जो एक टाइप का लोन होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की लोन प्रोवाइड करने वाला है। 20% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट खुद उनके फंड से कंट्रीब्यूट करेगी और अभी क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है तो अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, और इसको लेकर उन्होंने 150 करोड़ रुपीस का प्लान अनवेल किया है। तो दोस्तों, गुआवा प्लांटेशन में राजस्थान हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट मानी जाती है। राजस्थान के अंदर अभी 14,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में गुआवा प्लांटेशन का काम होता है और उसमें से 11,000 हेक्टेयर्स सवाई माधोपुर के अंदर ही होता है, जिसके चलते राजस्थान के गुआवा फार्मर्स एनुअली 600 से 700 करोड़ रुपीस कमाते हैं। सरकार टारगेट कर रही है कि इसको एनुअली 1600 करोड़ रुपीस के आसपास ले जाया जाए और उसी के चलते गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी कैटर करेगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के अंदर एम्बर इंटरप्राइजेस को उनकी एक नई इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के लिए लैंड एलोकेट कर दी गई है और ये फैक्ट्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि एसएंड के सर्किट को यमुना अथॉरिटी के द्वारा नोएडा एयरपोर्ट के पास ही 16 एकड़ ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है उनकी पीसीबी फैक्ट्री के लिए, और उसके तुरंत बाद ही एम्बर इंटरप्राइजेस को भी यहाँ पर लैंड दे दी गई है। 100 एकड़ ऑफ लैंड इनको मिली है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एसएंड के सर्किट इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है जो साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिलकर काम करने वाली है। ये प्लांट स्पेसिफिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जहाँ पर 3,532 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे और हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार ने प्लान अनवेल किए हैं एक इंटरनेशनल मेडिसिटी को लेकर। पर ऐसा बताया जा रहा है कि इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि अहमदाबाद को एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज के एरिया में ग्लोबल हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल मेडिसिटी अहमदाबाद में कड़ी कलो लोकेलिटी के पास बनकर तैयार होगी, जहां पर हाईटेक हॉस्पिटल्स, R&D सेंटर्स, एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एक वेलनेस सेंटर, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर, मेडिकल डिवाइस पार्क, कोल्ड चेन हब और रिहेबिलिटेशन जोन्स बनकर तैयार होंगे। दुबई हेल्थ केयर सिटी के लाइंस पर इसको तैयार करने की बात की जा रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि काफी बड़े स्केल पर ये बनेगी, जहां पर 13,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी सरकार और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मिलकर। फिलहाल इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और अहमदाबाद के अंदर जहां इसको सेटअप किया जाना है उसको लेकर लैंड आइडेंटिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अगली दोस्त अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने इनको हैदराबाद के अंदर लैंड एलोकेट कर दी है। तो दोस्तों, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डिफेंस फैसिलिटी होगी, जहां पर डिफेंस इक्विपमेंट्स की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सारा का सारा काम एक सिंगल लोकेशन में हो पाएगा। ग्रेड रॉकेट्स, एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट्स, एंटी टैंक माइंस और आर्टिलरी म्यूनिशंस इनके द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। हैदराबाद के हार्डवेयर पार्क फेज 2 में 22,988 स्क्वायर मीटर फ्लैट इनको अलॉट की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जहाँ पर ये 300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। ओवरऑल इसके चलते आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु के सीएम ने एक नए रिजर्वायर को लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है और इसे बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार 342.6 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है। तो उसे वाटर रिजर्वायर चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेमबक्कम से ममलापुरम के बीच निमेली के पास तैयार किया जाएगा, जहां पर चेन्नई की 69 लेक्स का सरप्लस वाटर, जो वैसे तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, वो सारा सारा इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 5,161 एकड़ के एरिया में वाटर रिजर्वायर फैला होगा, जो एनुअली 6,605 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर को स्टोर कर पाएगा और डेली बेसिस पर इसके चलते चेन्नई में 17 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई किया जा सकेगा, जिसका बेनिफिट ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास लोगों को होगा। स्पेसिफिकली शोलिंगनानूर और मिदवक्कम जैसे जो सबब्स हैं वहां पर इसके थ्रू वाटर सप्लाई होगी। ओवरऑल चेन्नई का 6th रिजर्वायर होने वाला है, जो इसी साल के अंदर अंदर मोस्टली बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों बिजवासन रेलवे स्टेशन की रिडेवलपमेंट को एक और बड़ा पुश मिल चुका है, क्योंकि सेंटर एम्पावर्ड कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ओवरसाइट के अंदर सेटअप की गई थी, उनके द्वारा ट्री कटिंग के लिए अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो बिजवासन रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट काफी बड़े स्केल पर रेलवे कर रही है। रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम करने के लिए, और अभी उनका कहना था कि द्वारका सेक्टर 21 में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए 1200 के आसपास ट्रीज को काटने की जरूरत थी, जिसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए थी, जो उनको नहीं मिली।
तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पैनल को सेटअप किया गया, जहां पर अभी जाकर डिसीजन लिया गया है कि ट्रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन पेड़ों को काट सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए, लेकिन इसके बदले में उनको कंपनसेट करना होगा। जहाँ पर आउटर दिल्ली में वो बड़े स्केल पर ट्री प्लांटेशन का काम करेंगे और ओवरऑल इसके चलते आप देखेंगे कि विश्वासा रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट अब आगे की ओर प्रोग्रेस कर पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर खंबात की टनल अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है पब्लिक यूज के लिए, और अभी फिलहाल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी लेफ्ट टनल को ट्रायल पर्पस के लिए ओपन कर दिया है। दोस्तों खंबात की टनल पूरे सतारा नेशनल हाईवे का हिस्सा है, जो बेसिकली बनाई इसलिए जा रही है ताकि खंबाती घाट के डेंजरस कर्व्स और स्टीप ग्रेडियंट्स को बाईपास किया जा सके, क्योंकि ओवर द ईयर्स इसके चलते यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल चुके हैं और ये एक डार्क स्पॉट भी माना जाता है। ये टनल बेसिकली एक ट्विन टनल है जिसकी अप्रोक्स लेंथ 1.3 किलोमीटर के आसपास है। लेफ्ट टनल थोड़ी सी बड़ी बताई गई है और उसी को ये भी पूरी तरह से कंप्लीट भी किया गया है और ट्रायल्स के लिए वो ओपन हुई है, जहाँ पर फिलहाल लाइट व्हीकल्स को अलाउ किया गया है आने जाने के लिए। एक बार ये प्रॉपरली ओपन हो जाती है तो ये पूरा का पूरा घाट सेक्शन बाईपास किया जा सकेगा। साथ साथ इसके चलते जो ट्रैवल टाइम है घाट सेक्शन के अंदर, जो भी फिलहाल 30 से 45 मिनट के आसपास है, वो कम होकर 10 से 15 मिनट का रह जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को एर्नाकुलम बस टनल प्रोजेक्ट अभी स्केल डाउन करना पड़ रहा है और अब ऐसे बताया गया है कि इसको और छोटे स्केल पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन काफी लंबे समय से प्लान कर रही थी कि एर्नाकुलम के अंदर एक नए बस टर्मिनल को सेटअप किया जाए, जहाँ पर 33 के आसपास बस बेस बनाए जाएंगे और कुछ और एडवांस फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 27 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला था, लेकिन फनी बात यह है कि केरला सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इसको फंड कर पाए। केरला के फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि वो 27 करोड़ की बजाय यहाँ पर सिर्फ 13 करोड़ रुपीस ही दे पाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते अनफॉर्चुनेटली KSRTC को ये प्रोजेक्ट अब स्केल डाउन करना पड़ रहा है। 33 बस बेस की बजाय अब यहाँ पर 22 बस बेस ही बनकर तैयार होंगे और जो 13 करोड़ रुपीस यहाँ पर एलोकेट किए जाएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। अभी फिलहाल इसका पूरा का पूरा नया डिजाइन तैयार किया जाएगा, जिसे फिर फाइनल अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेजा जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहां पर दोस्तों जापानीज इंडस्ट्रियल सिटी को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रीलिमिनरी डिस्कशन स्टार्ट कर दी है और अभी फिलहाल जापानीज इन्वेस्टर्स और जापानीज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे सिटी को तैयार किया जाए। तो दोस्तों इस जापानीज सिटी के बारे में अभी तक मोस्ट प्रोबेबली आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये एक डेडिकेटेड हब होने वाली है उन जापानीज कंपनीज के लिए जो भारत के अंदर अभी या फिर आगे चलकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। 395 एकर्स की एरिया में फैली होगी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी इसको बनाने के लिए अलग अलग जगह से इनपुट्स ले रही है, जहां पर अभी कुछ हफ्ते पहले इनके ऑफिशियल्स ने राजस्थान के अंदर नीमराना जापानीज जोन को स्टडी किया था, जहां पर देखा गया था कि कैसे वो एक सक्सेसफुल जोन बन पाया है जापानीज कंपनीज के लिए। वहां से कुछ इनपुट्स लिए गए और अभी जापानीज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करके भी उनके इनपुट्स लिए जा रहे हैं कि उनको किस टाइप की फैसिलिटीज इस इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर चाहिए। जिस टाइप की फैसिलिटीज उनको चाहिए होंगी उसी के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्रियल सिटी बनकर तैयार होगी और उन्हीं के सजेशंस पर डिसाइड होगा कि ये एक मिक्स जोन होगा, एक प्रॉपर या फिर डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन होगा और या फिर कोई और मॉडल यहाँ पर अपनाया जाता है। होपफुली अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर आप इसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने देखेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी महाराष्ट्र से ही है, जहां पर दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हर बार की तरह महाराष्ट्र सरकार इस साल भी बड़े स्केल पर MOU साइन कर रही है और अभी इसके पहले दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने 19 और इन्वेस्टमेंट MOU साइन कर लिए हैं। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार हमारे देश की बहुत सारी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक बार इनका डेलीगेशन भारत में आ जाएगा तो हर चीज हमें क्लियर होती दिखाई देगी कि कौन सी स्टेट ने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट वहां पर अट्रैक्ट की है और कितने कितने के MOUs वहां पर साइन हुए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने जो डाटा सामने रखा है उसके अकॉर्डिंग पहले ही दिन 14.5 लाख करोड़ रुपए के प्रपोजल उन्होंने साइन कर लिए हैं, जहां पर मेनली EV, ऑटोमोबाइल्स, डेटा सेंटर्स, AI, IT, शिप बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की एरिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। अगर महाराष्ट्र सरकार इनको मटेरियलाइज कर लेती है तो 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स महाराष्ट्र के अंदर जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।